स्टार्ट। नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं दिवाकर शास्त्री आपके लिए लेकर आया हूँ करंट्स के लेकर कुछ सवाल। देखिए, जो जितने भी क्वेश्चन मैं आज लेके आया हूँ ये हर तरीके के एग्जाम्स में बहुत ज़रूरी है। वहाँ क्वेश्चन आ सकते हैं, आप बहुत गहराई से इनको लिखा करो, डेली इनको कवर किया करो। आप आदत डालिए अखबार पढ़ने की, अच्छे न्यूज़पेपर्स पढ़िए, आप मैगजीन्स पढ़िए। अगर ये सब नहीं कर सकते तो हम लोग हैं जो आपके लिए उपलब्ध हैं। आप डेली क्या कीजिए, एक पेन रखिए और एक कॉफ़ी रखिए, उसमें चीज़ें डाल लीजिए। देखो, आज का जो पहला सवाल है वो सवाल है यूएनओ की सुरक्षा परिषद में, यानी संयुक्त राष्ट्र परिषद में भारत का, यूएनओ की सुरक्षा परिषद में भारत का चयन हो गया साहब। भारत को अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। यहाँ स्थायी आ गया, वापिस जाते हैं, पेन लेके आते हैं, ये आ गया मार्कर। तो भारत को यूएनओ की अस्थायी, ध्यान रखिए, भारत को यूएनओ की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में 2 साल के लिए चयनित किया गया है। अगले 2 साल भारत यूएनओ की अस्थायी परिषद में रहेगा। ऐसा नहीं भारत का ही चयन हुआ है, भारत के अलावा 5 सदस्यों का चयन हुआ है। ध्यान रखिए, यूएनओ की सुरक्षा परिषद में भारत सहित 5 देशों का चयन किया गया है। देखो, ये रेंडमली चलता रहता है, हर 2 साल बाद मेंबर्स बनते हैं 5। तो भारत के अलावा जो मेंबर्स बने हैं उनमें एक है आयरलैंड है, एक मैक्सिको है, एक नॉर्वे है और एक केनिया है। अफ्रीका महाद्वीप से आए हैं केनिया, यूरोप के अंदर से आए हैं नॉर्वे, उत्तर अमेरिका से आए हैं मैक्सिको और एक और यूरोप से ही लिया गया देश है आयरलैंड, और एशिया से लिए गए हैं भारत। तो ध्यान रखिए, यूएनओ की सुरक्षा परिषद में भारत को 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुन दिया गया है। भारत के अलावा आयरलैंड, मैक्सिको, नॉर्वे और केनिया का चयन किया गया है। अब ध्यान रखिए, भारत की जो यूएनओ की चुनाव हुए, वोटिंग हुई, वोटिंग में कुल 193 मेंबर है यूएनओ के, क्योंकि 193 में भारत तो वोट भारत को दे नहीं सकता, इसलिए 192 वोट पड़े और 192 में से भारत को 184 देशों का समर्थन मिला। ये बहुत शानदार बात है कि भारत को 184 लोगों ने वोट किया। साहब, ऐसा पहली बार नहीं है कि भारत यूएनओ की सुरक्षा परिषद में चुना गया। भारत से पहले भी 8 बार यूएनओ की सुरक्षा परिषद में पहुंच चुका है अस्थायी तौर पर, और भारत लगातार स्थायी सदस्यता की मांग कर रहा है। और भारत का दावा मजबूत है, चाहे जनसंख्या हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे यूएनओ में सहयोग की बात हो, चाहे आपसी संबंधों की बात हो, भारत सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता मांग रहा है और जल्द ही शायद मिल जाए। तो ध्यान रखिए, भारत यूएनओ में 8वीं बार चुना गया है अस्थायी तौर पर। अस्थायी, यहाँ पे आपको क्या करना है, अस्थायी, ठीक है। अब देखिए, थोड़ा समझ लीजिए, यूएनओ की जो सुरक्षा परिषद होती है, उस सुरक्षा परिषद में कुल 15 मेंबर्स होते हैं। कितने मेंबर्स होते हैं? 15। और इन 15 में से 5 मेंबर तो स्थायी हैं, 5 सदस्य तो स्थायी हैं और इनके पास ही वीटो पावर है। इन स्थायी सदस्यों में है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन, ये 5 सदस्य स्थायी सदस्य कहलाते हैं और पांचों के पास वीटो पावर है।
वीटो पावर क्या होता है? आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा भाई वीटो पावर क्या होता है। तो ध्यान रखिए, वीटो पावर एक निषेधाधिकार होता है। वीटो पावर क्या है? एक निषेधाधिकार है, मना करना। जैसे अपने राष्ट्रपति के पास वीटो है, वैसे यहाँ भी वीटो है। किसी भी मुद्दे पर अगर ये पांचों सदस्य सहमत नहीं हो तो उस मुद्दे को उठाया नहीं जा सकता, या उस मुद्दे पे चर्चा नहीं हो सकती, या कोई भी ऐसा प्रावधान जो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के लिए जरूरी है, वो प्रावधान तभी लागू हो सकता है जब ये पांचों सदस्य क्या हो? सहमत हो। ध्यान रखिए, वीटो पावर जो है 5 सदस्यों को मिला हुआ है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। और ये पांचों सदस्य किसी भी मुद्दे पर सहमत होंगे तो ही वह मुद्दा काम आएगा। इसके अलावा 10 अस्थायी सदस्य हैं। 10 अस्थायी सदस्य भी इसमें आते हैं, और इनका ही हर 2 साल बाद चुनाव होता रहता है रैंडमली। ये जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, इनको 2 साल के लिए चुना जाता है। ध्यान रखिए, इन सदस्यों को निर्वाचन जो किया जाता है 2 साल के लिए होता है, और इनका निर्वाचन महासभा करती है। और इनका निर्वाचन महासभा करती है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, सुरक्षा परिषद में भारत को 2 साल के लिए चुना गया है। भारत के अलावा आयरलैंड, मैक्सिको, नॉर्वे और केनिया का भी चुनाव किया गया है। यूएनओ में भारत को 184 देशों का समर्थन मिला। भारत इसमें 8वीं बार चुना गया है। यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कुल 15 मेंबर होते हैं। 15 मेंबर्स में से 5 स्थायी सदस्य होते हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन, और 5 अस्थायी सदस्य होते हैं जिनका 2 वर्ष के लिए चयन होता है, और चयन करती है महासभा। महासभा वोटिंग होती है, उस आधार पर इनको चुना जाता है। जो 5 मेंबर्स है उनके पास वीटो पावर होता है, और वीटो पावर का इस्तेमाल वो किसी चीज को मना, किसी प्रस्ताव पर करते हैं। और सुरक्षा परिषद का काम है विश्व में शांति बनाए रखना। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान रखना, ये जो 10 मेंबर्स चुने जाते हैं, इन 10 देशों का चुनाव ऐसे होता है कि 5 सदस्य तो एशिया और अफ्रीका से लिए जाते हैं। जो 5 मेंबर्स होते हैं उनका चयन एशिया और अफ्रीका से होगा। 2 सदस्य उत्तरी और दक्षिण अमेरिका से आ जाएंगे। 1 सदस्य पूर्वी यूरोप से आएगा। 1 सदस्य पूर्वी यूरोप से आएगा, और 1 मेंबर 2 मेंबर पश्चिमी यूरोप से आएगा। तो ध्यान रखिए, इन 10 सदस्यों का चयन 5 सदस्य एशिया और अफ्रीका से, 2 सदस्य अमेरिका से समूह से, 1 सदस्य पूर्वी यूरोप से, और 2 सदस्य पश्चिमी यूरोप से आते हैं। एक और क्वेश्चन आपका है महाद्वितीयता को लेकर, के वेणुगोपालन राव। वेणुगोपाल राव, के वेणुगोपाल राव भारत के अटॉर्नी जनरल पद पर नियुक्त किए गए हैं। ये भारत के अटॉर्नी जनरल पद पर पुनः नियुक्त किए गए हैं। पहले इनका चयन हो गया 17 में मुकुल रोहतगी की जगह, अब दोबारा इनका चयन किया गया है। ठीक है, इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था 30 जून को, उससे पहले पहले इनको पुनः नियुक्ति दे दी गई। तो ध्यान रखिए, के वेणुगोपाल राव, इनको भारत के अटॉर्नी जनरल पद पर पुनः नियुक्त कर दिया गया। अटॉर्नी जनरल पद यानी महाधिवक्ता। महाधिवक्ता, देखिए साहब, ये जो महाधिवक्ता होते हैं ये भारत के सबसे बड़े प्रमुख कानूनी सलाहकार होते हैं। भारत को, सरकार को अगर कानूनी सलाह चाहिए तो यही वो कानूनी सलाह देते हैं। यानी वकील है, एडवोकेट है भारत सरकार के। ठीक है, सरकार के प्रमुख वकील होता है, समझो आप क्या होता है, वकील। तो भारत सरकार के प्रमुख या मुख्य कानूनी सलाहकार होता है, प्रमुख वकील होता है। कहा जाए तो सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। क्या होता है?
सर्वोच्च कानूनी अधिकारी। महाधिवक्ता की जो नियुक्ति होती है वो अनुच्छेद 76 के तहत की जाती है। अनुच्छेद 76 संविधान के अनुच्छेद 76 में महाधिवक्ता की नियुक्ति दी गई है। ठीक है सर। इसी प्रकार राज्यों में भी अनुच्छेद 165 के तहत राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति का प्रावधान है। आगे ध्यान रखिए, महाधिवक्ता की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? पूछते हैं कि महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। और सबसे बड़ी बात है कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं, यानी कि इनको पद से कभी भी हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति जब चाहे इनसे इस्तीफा मांग सकता है। तो महाधिवक्ता की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और हटाने का अधिकार भी राष्ट्रपति को ही है। वो कभी भी इनको पद से हटा सकता है। भारत के जो पहले अटॉर्नी जनरल थे वो MC सीतलवाड़ थे। MC सीतलवाड़, ध्यान रखना, भारत के पहले अटॉर्नी जनरल MC सीतलवाड़। ठीक है साहब। जो ये वर्तमान में गोपालन राव जी हैं, ये 15वें अटॉर्नी जनरल है। आगे बढ़ते हैं, वोल्किन बोल्स्कीर। ध्यान रखिए, शब्द पे गौर कीजिए, वोल्किन बोल्स्कीर। ये तुर्की के राजनयिक है। पहली बात ध्यान रखना, कहाँ के हैं? तुर्की के एक राजनेता हैं या राजनयिक हैं, और इन्हें हाल ही में UNO के 75वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि UNO के 75वें जो UNO की महासभा होगी, 75वां जो सत्र होगा, उसका अध्यक्ष कौन है? ध्यान रखिए, वोल्किन बोल्स्कीर UNO की महासभा के 75वें सत्र के अध्यक्ष हो गए। यह सत्र सदैव सितंबर में आयोजित किया जाता है। कैथरीन डी सुलीवन, कैथरीन डी सुलीवन, कैथरीन डी सुलीवन एक महिला है, और इस महिला ने प्रशांत महासागर में स्थित दुनिया के सबसे गहरे गर्त मेरियाना ट्रंच या ट्रेंच कह सकते हो, मेरियाना गर्त कह सकते हो, ट्रेंच कह सकते हो, वहां पर यह महिला पहुंची है। तो कैथरीन डी सुलीवन विश्व की पहले ही महिला है जो विश्व के सबसे गहरे गर्त मेरियाना ट्रेंच या गर्त में पहुंची है। ध्यान रखना, ये जो मेरियाना गर्त है, ये मेरियाना गर्त मेरियाना द्वीप समूह के पास स्थित है। द्वीप समूह से लगभग 200 मीटर पूर्व में स्थित है। तो मेरियाना जो द्वीप समूह है उसके 200 मीटर पूर्व में स्थित है लगभग। और मेरियाना द्वीप प्रशांत महासागर में फिलीपींस के पास स्थित है, और इसकी जो गहराई है वो 11,033 मीटर है, और ये दुनिया का सबसे गहरा गर्त है। 11,033 यानी 11 किलोमीटर गहरा खड्डा है। कहाँ पर? प्रशांत महासागर में। वहां ये महिला पहुंची। कौन सी महिला? कैथरीन डी सुलीवन। ध्यान रखना, मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में पड़ता है, ठीक है, फिलीपींस के पास है, और गर्त की गहराई 11,033 मीटर है, और कैथरीन डी सुलीवन पहली महिला है जो वहां पर पहुंची। देखिए साहब, क्या है, करंट के माध्यम से आप ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमिक्स भी चीजें पढ़ते हो। तो करंट के साथ जो चीजें वो रिलेटेड होती है तो उनको समझाना पड़ता है, तो आपको फायदा होता है। आप करंट मत समझिए इसे, और भी कुछ है, ये सब कुछ है, वैसे भी सामान्य जानकारी होना चाहिए। देखो, एक पुरस्कार दिया गया है, विश्व खाद्य पुरस्कार, खाद्य पुरस्कार, विश्व खाद्य पुरस्कार। देखो साहब, यह पुरस्कार भारतीय मूल के एक अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक है,
भारतीय मूल के अमेरिकी मर्दा वैज्ञानिक को मिला है। ठीक है, और ये पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर रतनलाल को। पुरस्कार मिला है डॉक्टर रतन लाल। ठीक, तो ध्यान रखना, विश्व खाद्य पुरस्कार भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर रतनलाल को दिया गया है। अब क्या है साहब, इन्होंने क्या किया, खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए एक मिट्टी दृष्टिकोण विकसित किया। मतलब कैसे मिट्टी में अधिकतम उत्पादन किया जा सके, डॉक्टर रतनलाल ने वो विकसित किया। इस पुरस्कार की शुरुआत, ध्यान रखना, विश्व खाद्य अंतर्राष्ट्रीय खाद्य पुरस्कार की शुरुआत 1986 में हुई थी, और इस पुरस्कार को शुरू किया था डॉक्टर नॉर्मन यहाँ पे नॉर्मन बोरलॉन्ग ने किया था। ध्यान रखना, इस पुरस्कार की शुरुआत 1986 में डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन्ग द्वारा की गई थी, और इस पुरस्कार के तहत 2.5 लाख रुपए डॉलर आपको मिलते हैं। 2.5 लाख डॉलर आपको मिलते हैं। अब आपके सामने है कि नॉर्मन बोरलॉन्ग कौन थे। तो नॉर्मन बोरलॉन्ग एक कृषि वैज्ञानिक मानो आप सीधे शब्दों में। ठीक है, नॉर्मन जो बोरलॉन्ग है, इन्होंने हरित क्रांति के जनक ये माने जाते हैं। विश्व में हरित क्रांति जो हुई उसके ये जनक माने जाते हैं। इसमें साथ में इनको 1970 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था अर्थशास्त्र का। 1970 में नोबेल मिला अर्थशास्त्र का। तो नॉर्मन बोरलॉन्ग मैक्सिको के एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने गेहूं की एक ऐसी प्रजाति डेवलप की जो कम पानी में यानी सूखे में पाले को सहन कर सकती थी और कम रोग लगते थे और अधिक उत्पादन देती थी। उन्हीं के कारण हरित क्रांति संभव हो पाई, और उसी कारण 1970 में उनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इन्हीं नॉर्मन बोरलॉन्ग ने 1986 में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य पुरस्कार की स्थापना की या स्टार्ट की, और इसी के तहत डॉक्टर रतनलाल को 2020 का यह पुरस्कार मिला है मिट्टी की नवीन तकनीक विकसित करने के लिए, और 2.5 लाख रुपए इसमें उनको मिलेंगे, 2.5 लाख डॉलर। एक और पुरस्कार है रिचर्ड डॉक्सिन अवार्ड। रिचर्ड डॉक्सिन जो अवार्ड है ये जावेद अख्तर साहब को दिया गया। जावेद अख्तर साहब एक गीतकार हैं, कहानीकार हैं, लेखक हैं। जावेद अख्तर क्या हैं, गीतकार भी हैं, कहानीकार भी हैं, लेखक भी हैं, कविता भी करते हैं। इनको ये अवार्ड दिया गया है, और ये अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय, ध्यान रखना, रिचर्ड डिक्सन अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन है, जावेद अख्तर। और ये अवार्ड उनको दिया है आलोचनात्मक विचारधारा अपनाने के कारण। इनकी जो विचारधारा है वो आलोचनात्मक है। ठीक है, इन्होंने परिपाटियों को न मानकर धार्मिक सिद्धांत जो है उनकी समीक्षा की, उन पर बात की, उनका विरोध किया अगर गलत है तो। इन्होंने मानव प्रगति पर जोर दिया। इन्होंने सब कुछ मानव प्रगति माना, और मानवीय जो मूल्य हैं उनको बढ़ावा दिया, चाहे इस्लाम के हो, चाहे हिंदू के हो, चाहे ईसाई हो, उन मानवीय मूल्यों। तो ध्यान रखना, रिचर्ड डिक्सन अवार्ड आलोचनात्मक विचारधारा, धार्मिक सिद्धांतों की समीक्षा, मानव प्रगति और मानववादी मूल्य को बढ़ावा देने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। यह पुरस्कार पहली बार किसी भारतीय को मिला है, और उस भारतीय का नाम है जावेद अख्तर। ठीक है साहब। हाल ही में राजस्थान में राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव हुआ। ध्यान रखना, हाल ही में राजस्थान में राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव हुआ। राजस्थान में जो कुछ चल रहा है अब वर्तमान में वो यहीं से स्टार्ट हुआ था। इन 3 सीटों में 2 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली है, या 2 सीट कांग्रेस के खाते में गई है और 1 सीट बीजेपी के खाते में गई है। 2 सीट कांग्रेस के खाते में और 1 सीट बीजेपी के खाते में गई है।
कांग्रेस से जो चुनाव जीते हैं उनका नाम है केसी वेणुगोपालन। केसी वेणुगोपाल, एक तो केसी वेणुगोपाल और दूसरे हैं कांग्रेस के नीरज डांगी। तो कांग्रेस के नीरज डांगी और केसी वेणुगोपाल को विजय मिली है। वहीं बीजेपी से राजेंद्र गहलोत को विजय मिली है। तो बीजेपी से राजेंद्र गहलोत और कांग्रेस से केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी। ये सीट क्या है कि राज्यसभा के 3 सीटें खाली हुई थी, रामनारायण डूडी, विजय गोयल और नारायण लाल पचारिया, ये 3 व्यक्ति रिटायर्ड हुए थे। इन 3 व्यक्तियों की जगह इन 3 नए व्यक्तियों का चयन किया गया। राजस्थान की राज्यसभा में 10 सीटें होती है, ध्यान रखना भाई। राजस्थान की राज्यसभा में 10 सीटें हैं। एक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने एक पोर्टल का उद्घाटन किया है, राज कौशल पोर्टल। ये इस बेरोजगारी की कहानी है सर। इस राज कौशल पोर्टल का शुभारंभ गहलोत जी ने 5 जून 2020 को किया है। कब किया है? 5 जून 2020 को। अब देखो इस पोर्टल में क्या है। इस पोर्टल के माध्यम से लॉकडाउन के बाद बेरोजगार हुए श्रमिकों को काम दिलाने, पहली बात तो कि लॉकडाउन में जितने लोग बेरोजगार हो गए वो खुद को इस पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत करा दो। तो बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार दिलाने, और जो उद्योग हैं, क्योंकि श्रमिक चले गए हैं उनको वापस लाना है, तो कहाँ फोन करेंगे, कहाँ परेशान होंगे। तो जो चले गए हैं श्रमिक, उनका डाटा ऑनलाइन मिल जाएगा, तो उद्योगों को सुगमता से श्रमिक उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी। दोनों तरफ फायदा है। बेरोजगार जो व्यक्ति हैं उन्हें काम ढूंढने के लिए कहीं भागना नहीं, रजिस्टर करा दो। रजिस्टर होने के बाद जो उद्योगपति हैं पोर्टल के माध्यम देख लेंगे कौन कौन बेरोजगार, फोन करके बुला लेंगे, आ जाओ साहब, बायोडाटा उनका रहेगा। कोई भी श्रमिक इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा सकता है। कोई भी श्रमिक है जो बेरोजगार है वो इस पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करा देगा। इसका फायदा यह होगा कि श्रमिक और जो उद्योगपति है एक दूसरे को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं और अपनी मनपसंद के अनुसार श्रमिक को बुला सकते हैं और श्रमिक मनपसंद उद्योग चुन सकता है। एक और अभियान है निरोगी राजस्थान अभियान। कौन सा अभियान है? निरोगी राजस्थान अभियान। देखो भाई, निरोगी राजस्थान अभियान, इस अभियान का पहला क्वेश्चन आएगा कि निरोगी राजस्थान अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन होंगे। ज्यादातर शाहरुख खान, सलमान खान, सचिन तेंदुलकर, प्रियंका चोपड़ा ऐसे लोग बनते हैं, लेकिन इस बार बनाए गए हैं ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं स्वास्थ्य मित्र। कौन बनाए गए हैं? स्वास्थ्य मित्र। इसमें क्या है कि प्रदेश के जो सभी राजस्व गांव हैं उन गांवों से एक महिला और एक पुरुष का चयन किया जाएगा। ध्यान रखना, प्रत्येक गांव से, राजस्व गांव से एक महिला और एक पुरुष का चयन होगा। चयनित महिला और पुरुष केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से, ध्यान रखना, जितनी भी केंद्र सरकार की और जितनी भी राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनको ढाणी ढाणी ले जाएंगे। स्वास्थ्य और कल्याणकारी योजनाओं को ढाणी ढाणी ले जाएंगे, गांव गांव पहुंचाएंगे, घर घर पहुंचेंगे, उन्हें जागरूकता लोगों को बताएंगे और साथ में स्वस्थ जीवन शैली अपनाने को प्रेरित करेंगे। जोर नहीं होता यहाँ पर, प्रेरित करेंगे, जबरदस्त थोड़ी, प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो निरोगी राजस्थान अभियान, इस अभियान के ब्रांड एम्बेसडर स्वास्थ्य मित्र बनेंगे और वो जो मित्र होंगे, हर गांव से एक महिला और पुरुष का चयन होगा। राजस्व गांव की बात हो रही है। इसमें चयनित व्यक्ति केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जितनी भी कल्याणकारी स्वास्थ्य संबंधित जुड़ी योजनाएं हैं उनको ढाणी ढाणी ले जाएंगे, घर घर ले जाएंगे और लोगों को बताएंगे और साथ में एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाने पर जोर देंगे। खासकर कोरोना के काल में चीजें आई हैं। एक और सवाल है, रूस ने साइबेरिया में आपातकाल की घोषणा की। अब देखो, साइबेरिया रूस का एक उत्तरी भाग है, बर्फ से आच्छादित रहता है हर वक्त।
वहां पर रूस ने आपातकाल की घोषणा कर दी। अब आपातकाल लगाना क्यों पड़ा? क्योंकि ये जो रूस है या एक आर्कटिक सर्किल है, एक्चुअल में क्या है, एशिया के जो उत्तरी भाग है, एशिया का जो उत्तरी भाग है, उत्तर पर जो सागर है उसे बोलते हैं आर्कटिक सागर। वहीं पे एक आर्कटिक सर्किल है। उस आर्कटिक सर्किल में नदी के माध्यम से 20,000 टन तेल चला गया। अब सोचिए आप, कितना गंभीर विषय है। 20,000 टन तेल। इस तेल के रिसाव से उस क्षेत्र में जो पारिस्थितिक तंत्र है वहां का पूरा खराब होगा। कितने जीव जंतु समुद्र के ऑक्सीजन के अभाव में मारे गए होंगे। ठीक है, अब ये रिसाव क्यों हुआ? एक कंपनी है नोरिलिस्क, नोरिलिस्क निकेल, निकेल की एक कंपनी है, निकेल की। और इस नोरिलिस्क निकेल कंपनी का एक पावर प्लांट है, और इस पावर प्लांट से ये तेल का रिसाव हो गया। और इस तेल जो था ये अबरानिया अमरानिया अबरानिया नदी है, उस नदी में चला गया और उसके माध्यम से आर्कटिक सागर पहुंच गया, जिससे चीजें हो गई। तो ध्यान रखना, रूस ने हाल ही में कहाँ आपातकाल की घोषणा की? साइबेरिया में। क्यों की? क्योंकि आर्कटिक सागर में लगभग 20,000 टन तेल का रिसाव हो गया। यह तेल जो था नोरिलिस्क एक निकेल कंपनी का पावर प्लांट था, वहां से निकला था। और एक नदी थी अम्बरनिया नदी, उसके माध्यम से तेल फैल गया। तो साहब ये था आज का करंट। एक बार मैं आपको फिर रिकैप करा देता हूँ, दोबारा से आपको बता देता हूँ कि संयुक्त राष्ट्र परिषद में हाल ही में कितने सदस्यों का चयन हुआ है? 5 सदस्यों का। उसमें भारत भी शामिल है। 5 सदस्य थे आयरलैंड, मैक्सिको, नॉर्वे और केन्या। यूएनओ, भारत को यूएनओ के 192 देशों में से 184 देशों का समर्थन मिला। भारत 8वीं बार यूएनओ की सुरक्षा परिषद में अस्थायी रूप से शामिल हुआ है। यूएनओ की सुरक्षा परिषद में 15 मेंबर होते हैं, 5 स्थायी मेंबर हैं और 10 अस्थायी मेंबर होते हैं। ये तो भी एक बात। इन सदस्यों का चयन हर प्रत्येक 2 साल बाद महासभा करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई बात। अब सदस्य देश कहाँ से आते हैं? 5 देश एशिया और अफ्रीका से आएंगे, 2 देश अमेरिकी समूह से आएंगे, 1 देश पूर्वी यूरोप से और 2 देश पश्चिमी यूरोप से आएगा। के वेणुगोपाल राव कौन है? भारत के वर्तमान महाधिवक्ता जो है वेणुगोपाल राव है। 17 में इनका वो तब पुनः कार्यकाल दिया गया है। 84-85 साल के हो चुके हैं, वर्तमान में बुजुर्ग बहुत हैं। इनको भारत का अटॉर्नी जनरल पद पर नियुक्त किया गया, महाधिवक्ता बनाया गया। ठीक है, अटॉर्नी जनरल पद यानी कि महाधिवक्ता का पद क्या है कि ये भारत का प्रमुख कानूनी सलाहकार होता है। भारत सरकार को जब भी कानून से संबंधित सलाह लेनी होगी वो इनसे बात करेगा। भारत सरकार के जितने भी केस होते हैं ये लड़ते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने बहुत से केसों में पैरवी की है, जैसे बहुत सारे राज्यों में, जैसे महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, यहाँ पे एमपी ले लो, यहाँ पे राजनीतिक उठापटक हुई है, उनकी पैरवी ने महादेवता जी ने की है। चाहे कश्मीर का मुद्दा रहा हो, 370 ट्रिपल तलाक का मुद्दा रहा हो, राम मंदिर के मुद्दे रहो, इन जैसे ज्वलंत जो विवादित और जैसे मुद्दे थे, इन सब की पैरवी हाल ही में के वेणुगोपाल राव ने ही की है। ठीक है सर, ये देश के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होते हैं और इनकी नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 76 वन के तहत होती है। और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं, नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। और सबसे पहले जो अटॉर्नी जनरल थे वो एमसी तलवार थे, और शायद सबसे लंबे अवधि तक भी पद पे यही रहे थे। वोल्किन बोजगीर ये यूएनओ के 75वें सत्र के अध्यक्ष बनाए गए हैं और तुर्की के राजनीतिक हैं। कैथरीन डी सुलीवान एक ऐसी महिला, पहली महिला है जिन्होंने मेरियाना ट्रेंच पर पहुंची। ठीक है, मेरियाना ट्रेंच फिलीपींस के पास मेरियाना गलत के पास स्थित है और इसकी गहराई 11,033 मीटर है। विश्व खाद्य पुरस्कार भारतीय मूल के अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक को मिला है, डॉक्टर रतन लाल को। ठीक है, इस पुरस्कार की शुरुआत 1986 में डॉक्टर नॉर्मन बोरलांग ने की थी और इस पुरस्कार के तहत 2.5 लाख रुपए मिलते हैं।
रिचर्ड डॉक्सिन अवार्ड जावेद अख्तर को दिया गया है और ये अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय हैं। ये अवार्ड उन व्यक्तियों को मिलता है जो आलोचनात्मक विचारधारा अपनाते हैं, धार्मिक सिद्धांतों की समीक्षा में ध्यान देते हैं, मानव प्रगति पर जोर देते हैं और मानववादी मूल्यों को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है। हाल ही में राज्यसभा में राजस्थान में राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव हुआ। इन 3 सीटों पर 2 सीटों पर कांग्रेस के सी वेणुगोपाल और नीरज डागी तथा एक सीट पर बीजेपी की राजेंद्र गहलोत निर्वाचित हुए। ये सीटें खाली हुई थी रामनारायण डूडी, विजय गोयल और नारायण लाल पचारिया के हटने से, उनका कार्यकाल पूरा होने से। ध्यान रखिए राज्यसभा का जो जो समय सीमा है रहने की वो 6 साल होती है। 6 साल के लिए राज्यसभा में आप चुने जाते हैं। ठीक है। राजस्थान कौशल पोर्टल का शुभारंभ। मैंने कहा था कि राजस्थान कौशल पोर्टल का शुभारंभ 5 जून 2020 को अशोक गहलोत जी ने किया था। ये क्या है पोर्टल की, जो लॉकडाउन में जो लोग बेरोजगार हो गए हैं, घर चले गए हैं, अब दोबारा से उनको रोजगार चाहिए तो वो इस पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन करा दे। और रजिस्ट्रेशन कोई भी श्रमिक करा सकता है। साथ में क्या, जितनी भी कंपनियां हैं वो भी इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराती हैं। अब क्या है, जिस भी श्रमिक को जिस कंपनी को चुनना होता है वो इस पोर्टल के माध्यम से चुन सकता है। उसी प्रकार जो जितनी भी कंपनियां हैं वो इस पोर्टल के माध्यम से श्रमिकों को चुन सकती है, क्योंकि दोनों का जो डाटा है इस पोर्टल पर उपलब्ध रहता है। एक प्रकार से जो आने जाने का जो व्यस्त है समस्या वो दूर हो जाती है। सीधे पोर्टल के माध्यम से आप अपना डाटा अपलोड कर दो, कंपनी डाटा देख लेती है, आपको कॉल करके बुला लेगी। एक है निरोगी राजस्थान अभियान। इस अभियान के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं वो स्वास्थ्य मित्र बनाए गए हैं। और जो स्वास्थ्य मित्र हैं उनका चयन प्रत्येक राजस्व गांव से किया जा रहा है। इसमें एक महिला होती है और एक पुरुष होता है और इनका काम ये होता है कि प्रत्येक गांव की ढाणी ढाणी घर घर जाना है और सरकार की, जो चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की, जितनी भी सरकारी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके बारे में बताना है, उन्हें जागरूक करना है, साथ में स्वस्थ जीवन शैली अपनाने पर जोर देना है। लास्ट सवाल है, रूस ने साइबेरिया में आपातकाल की घोषणा की। इसमें क्या है, रूस ने आर्टिक सर्किल में जो एक कंपनी थी नोरोलिस्क निकल पावर का प्लांट था, उस पावर प्लांट में तेल का रिसाव हो गया और ये अबर्निया नदी के माध्यम से आर्टिक सागर में चला जाता है, जिससे वहाँ बड़ी पारिस्थितिक असंतुलन पैदा हो जाता है। इसके कारण रूस ने वहाँ पर आपातकाल की घोषणा कर दी। तो साहब ये है आज की मैटर सारा। अब ध्यान रखिए आप क्या किया करें, जब भी आप आए ऑनलाइन, जब भी आप वीडियो देखें तो आप कोशिश ये करिए कि पेन और कॉफ़ी रहें, क्योंकि इस करंट की जो क्लास होती है, करंट की क्लास के माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि आपको ज्योग्राफी, आपको पॉलिटी, आपकी हिस्ट्री, आपकी इकोनॉमिक्स को भी जोड़ा जाए। उसका जो पीछे का आगे का जो पहलू होता है वो आपको बताया जाए। देखिए जहाँ तक है हमारी कोशिश है कि हम आपको इतना अपडेट कर दें, इतना समसामयिकी बना दें कि आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें आप प्रिपेयर रहें, हर तरीके से प्रिपेयर रहें, आपसे त्रुटि नहीं हो। आज हर जगह हर चैनल पर बहुत सारे ऑनलाइन माध्यम हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं सबसे बेस्ट रहने की। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मुझे जहाँ तक लगता है अनअकैडमी दुनिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, लर्निंग प्लेटफॉर्म है और बहुत शानदार फैकल्टियाँ पूरे इंडिया की या उपलब्ध है। इस प्लेटफॉर्म पर राजस्थान की बेस्ट फैकल्टियाँ हैं। आरपीएससी को लेकर जितने भी आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, जो उनमें शंकाएं हैं, वो सारी इस माध्यम के माध्यम से दूर हो जाएंगी। आप लोग आए, जुड़े और बेहतर से बेहतर मेहनत करें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।